बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह कल गुजारिश की थी, हमारे खानका का सेशन जो है वो अगले 2 हफ्ते और ये वाला सेशन जो है वो अगले हफ्ते चूँकि नहीं होना था, लिहाजा मैंने एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो मैंने फिर ये सोचा कि उसके फ़ौरन बाद ही एक ब्रेक आ जाएगी, तो हम इसको आज एक ओपन सेशन रखते हैं। कोई सवाल आप करना चाहें, कोई बात करना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा सेशन है नेक्स्ट संडे का वो नहीं होगा, उसके बाद अगले संडे से फिर सैटरडे को मैं रिलीज कर दूंगा जो पोर्शन हमने डिस्कस करना है। आज का ओपन सेशन रखते हैं जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बेसिकली 13th को जो होना था सेशन वो अब नहीं होगा, लेकिन जी 20th को होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। और जो खानका का सेशन है जिस विच इज़ ऑन सैटरडे, वो दैट विल बी, वो नेक्स्ट वीक भी 12th को भी नहीं होगा और 19th को भी नहीं होगा, बिकॉज आई विल बी ट्रेवलिंग ऑन द नाइट ऑफ द 18th, तो वो फिर ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ठीक। मुश्किल हो जाएगा। जी अच्छा जी। जी, हमारे पास एक तो 2 सवाल मैं भी मौसम निकाल के बैठा हूँ मौके का फायदा उठा के, लेकिन आसिफ ने पहले हाथ रेस कर दिए हैं तो वो जीत गए, तो पहले मैं उनको चल अनम्यूट कर देता ठीक हूँ है। आसिफ आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा मोइज साहब, क्योंकि आप बार-बार हमें ज़ोर देते हैं कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है और सीखते रहना है और हमारा कंपटीशन या हमारे अपने आप से होना चाहिए और हमारा आज जो हमारी गुज़श्ता कल से बेहतर होना चाहिए। तो लर्निंग जो है इंशाल्लाह। वो इस सारे प्रोसेस में आप कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है और है। इस हवाले से मेरा सवाल ये है कि what are the key mental faculties involved in learning and how can we cultivate them to systematically accelerate the learning process? ये इस बैकग्राउंड में है कि हम हमारे बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ लर्निंग उनकी शुरू हो जाती है, लेकिन जो उनकी मेंटल फैकल्टीज इन्वॉल्व होती हैं लर्निंग में, वो उन्हें को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता उसके बारे में, कि उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें उनके याद करने की हो सकती हैं, तो मेमोरी इसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ बच्चों को ये मुश्किल होती है कि वो चीज़ों को याद किस तरह से करें और उसकी अपनी टेक्नीक्स हैं। तो आप प्लीज़ ज़रा जो भी मेंटल फैकल्टीज़ हैं इन्वॉल्व्ड इसमें लर्निंग में, अ, उसको आइडेंटिफ़ाई करके और कुछ गाइड करें कि किस तरह से उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। इसमें जी एक छोटा सा कमेंट मैं पहले कर दूं। आपने फरमाया कि बच्चे, आई एम श्योर दैट यू हैड समथिंग डिफरेंट इन माइंड, मोस्ट प्रोबेबली यू हैड समथिंग डिफरेंट इन माइंड, लेकिन जो आपने फरमाया वो थोड़ा सा मैं उससे इख्तलाफ रखता हूँ। यानी वो ये है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी लर्निंग शुरू हो जाती है, बच्चे के पहले दिन से लर्निंग शुरू हो जाती है। यानी वो जो लर्निंग हो रही होती है दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोटोटाइप ऑफ हाउ टू इंस्टिल मेमोराइजेशन। यानी देखें, वो जो बच्चा उस ज़माने में कि जब वो पैदा होता है और उसके बाद वो बढ़ना शुरू करता है, तो जो मेमोराइजेशन है वही उसके नतीजे में बोलना शुरू करता है। नाउ व्हाट हैपेंस ओवर देयर इज दैट विदाउट वी without resorting to asking the child to repeat something, स्कूल की मेमोराइजेशन किस तरह होती है और नेचुरल प्रोसेस में मेमोराइजेशन किस तरह होती है, इसकी बड़ी अच्छी आपको, यानी दोनों को सामने रख लें तो बड़ी अच्छी मिसालें मिल जाएंगी। एक चीज़ ये है कि जब हमारी ज़िंदगियों में एक चीज़ बार बार आती है, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, लेट से पहली दफ़ा एक वर्ड यूज़ किया है या मैंने सुना है, उसको मैंने डिक्शनरी में देखा है, और फिर उसके बाद मेरे ज़हन में उसका एक मतलब बन गया। नाउ आफ्टर सम टाइम, most probably after an hour, maybe 2 hours, maybe 5 hours, I will forget that.
because it was a new word and I don't have a general context in which I keep using it. हमारी जिंदगियों में जो शुरू की मेमोराइजेशन हो रही होती है और जो विदाउट एफर्टलेस मेमोराइजेशन हो रही होती है, वो ये हो रही होती है कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं वक्फे वक्फे से, जगह जगह पे वो रिपीट हो रही हैं और वो मेमोराइज हो जाती हैं. हम जिस वक्त बच्चों को ये कहते हैं कि 2 का पहाड़ा याद करो, तो असल में वो एक मैकेनिकल मेमोराइजेशन का प्रोसेस है जिसको हम चाहते हैं कि वो शुरू करे. लेकिन अगर हम उसको वो 2 का पहाड़ा जो है वो हर रोज रिपीट हो जाए किसी वजह से, या 2 का पहाड़ा तो एक मिसाल है, मैं पहाड़े तो वैसे ही अब शायद रिडंडेंट हो गए, लेकिन ये आउटडेट हो गए एक तरह से कि उसकी अब ज़रूरत नहीं रही. बहरहाल देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मेमोराइज कर होंगी. अपने नाम की स्पेलिंग, you know, my grandson, when he looks at his name, he knows that this is his name. He does not know sounds or phonetics, अभी उसको नहीं पता, लेकिन वो उस नाम को देख के वो जान लेता है कि ये मेरा नाम है. अच्छा, अगर उससे कहा जाए कि लिखे तो वो अभी लिख नहीं सकता, वो मिस कर जाता है. अगर उससे कहा जाए कि बोले तो वो उस वक्त भी वो SAFAN बोल देगा, SAFWAN नहीं बोलेगा. इट डज नॉट मैटर, इट विल टेक सम टाइम. और ये रेपिटेशन जो है ज़िंदगी में, जो मेन चीज़ें होंगी जो रिपीट होती रहेंगी, उनकी मेमोराइजेशन हो जाएगी. जो लर्निंग बेसिकली शुरू होती है वो क्यूरियोसिटी से शुरू होती है. जो नेचुरल लर्निंग का प्रोसेस है वो क्यूरियोसिटी से जनरेट होता है. हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है. इसी वजह से जो स्कूल में जब हम लर्निंग करवा रहे होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बच्चे जो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों में पूरी तरह अटेंटिव होकर अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे होते हैं, उनको वी हैव टू डायग्नोज एज ADHD चिल्ड्रन. ठीक है जी, बिकॉज दे नॉट क्यूरियस, दे नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट समथिंग एंड वी वांट देम टू नो. तो इस वजह से इसको सेपरेट कर लें, यानी इन 2 चीज़ों को सेपरेट कर लें. लर्निंग इज अ नेचुरल प्रोसेस जिसमें कि हमने सीखना ही सीखना है. यानी बच्चे को आप रोक नहीं सकते कि उसने अपनी एनवायरनमेंट से चीज़ें पिक करनी ही करनी है. उसको हमें कोई मोटिवेशन नहीं देने की ज़रूरत. जिसके लिए वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है इसके लिए कि उसने ऑब्जर्व भी करनी है, चीज़ें सुननी भी हैं. यानी इट वाज just once. I mean, this phrase was never used by my grandson. Just once that I used it. That ये जो तुम्हारी गाड़ी है, वो अभी यहाँ पे चूंकि ज़्यादा अंग्रेज़ी से ही हुआ है तो वो ज़्यादा अंग्रेज़ी ही बोलता है. तो मैंने उससे ये कहा कि उसने कहा कि इट्स ब्रोकन. तो मैंने कहा नो, इट्स नॉट ब्रोकन, इट्स जस्ट आउट ऑफ ऑर्डर, यू नो, वी कैन फिक्स इट. So now, the next time he knew that out of order can be fixed. Broken cannot be fixed. You know, broken के लिए हमें कोई चीज़ लगा के उसको जोड़ना पड़ेगा. तो but out of order is something which is not working and ये उसकी अंदर चल रही है, अंडरस्टैंडिंग चल रही है. और ये अंडरस्टैंडिंग एक दफ़ा में नहीं होती तो 3 दफ़ा में हो जाती. तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि लर्निंग एक उसका नेचुरल प्रोसेस है. एक है वो लर्निंग जो मैं चाहता हूँ कि वो करे, और एक है वो लर्निंग जो उसने नेचुरली अपनी स्पीड पे करती जानी है. हम चूंकि ये चाहते हैं कि एक ख़ास स्टेज पे एक ख़ास चीज़ सीख ली जाए जो उसकी ज़िंदगी से मुतल्लक हो या ना हो, इस वजह से हमें उसके लिए बहुत कोशिश और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. और फिर हमें उससे कहना पड़ता है कि पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हों, और फिर ये कहना पड़ता है कि घर जाए और घर जाके रिपीट भी करे. ये जो रेपिटेशन और इस तरह की चीज़ें हैं, इनको अपनी नेचुरल फ्लो में अगर वो आती रहेंगी तो लर्न हो जाएंगी. यानी ऐसा नहीं होगा कि ये बच्चा जो है जिस वक्त ये 10th में जाएगा या 6ठी में जाएगा या 5वीं में जाएगा तो ये उस वक्त भी SAFAN लिख देगा. गलती तो अभी मेरे से भी हो सकती है, लेकिन ये कि उसको अपनी स्पेलिंग याद होगी. तो इस चीज़ को ज़हन में ज़रूर रखें. फैकल्टीज़ जो यूज़ होती हैं जी, वो बेसिकली कॉग्निशन है, यानी आपकी मेमोरी है. मेमोरी से मेरी मुराद वो मेमोराइजेशन नहीं है कि जो हम पहाड़ों की करते हैं, बल्कि कॉन्सेप्चुअल हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनसे चीज़ों को कनेक्ट करते हैं. यही वो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है वो असल में यही है कि हम उस कंस्ट्रक्शन को वाइडन करते जाते हैं या उस कंस्ट्रक्शन को इमेंड करते जाते हैं कि ये अच्छा, ये इस तरह से था, ये इस तरह से होता है, ये इस तरह चलता है. यू नो, वो he knows about so many words. Honestly, sometimes he uses a word जिसको मुझे देखना पड़ता है कि इसका सही मतलब क्या है.
क्यों? इसलिए कि वो एक्सपोज्ड है उन चीज़ों से। तो ये एक्सपोजर है जो कि हमें सिखाता चला जाएगा। तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें एज सच नहीं करने की ज़रूरत। अगर हम बच्चे को उसकी नेचुरल डेवलपमेंट के अंदर ये उसके उसके इंटरेस्ट की चीज़ों में डेवलप होने दें, तो देयर विल बी अ टाइम व्हेन लैंग्वेज विल आल्सो बी लर्नड। सब चीज़ें सीखी जाएंगी। तो जनरली तो इतनी बात है जो मैं आपके सवाल के जवाब में कहूँगा। इसके ऊपर अगर कोई मखसूस चीज़ जिस पे आप चाहते हैं तो उस पर बात कर लें और मज़ीद। यानी आप कह रहे हैं कि क्यूरियोसिटी डिराइव करेगी लर्निंग को, राइट। और अम, ये जो मेमोराइजेशन है ये खुद ब खुद होती चली जाएगी। ये होती अम, जाती है जी। अ, तो हमें क्या क्यूरियोसिटी को भी पॉलिश करने के लिए बच्चों को ट्रेन नहीं करना पड़ेगा कि उनके ज़हन में हर रोज़ नए सवाल हों, उन्हें सवाल करना आता हो और वो हर वक़्त क्यूरियस हों? वैसे तो बच्चों में क्यूरियोसिटी ये ज़्यादा होती है। बिल्कुल। वो इतनी होती है कि वो बड़ों को तंग कर देती है। वो जितना वो क्यों पूछते हैं उस पर मैंने अक्सर वालिदैन को देखा है कि वो दे बिकम अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, यू नो, एजिटेटेड कि बस कर दो यार, अब बस कर दो। और ख़ास तौर पे चूंकि बच्चा जो है जिस वक्त आपने उसको लिटा दी है, तो अब उसके जहन में क्यों क्यों बात आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तुमने ऐसा क्यों कहा। ये सब चीज़ें जो हैं, ये उसकी क्यूरियोसिटी, असल में उसकी क्यूरियोसिटी को प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा हमें ये एस्पेक्ट बर्दाश्त करना चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, उसको बजाय सोल्यूशन देने के उसको यही कहना चाहिए कि ज़िंदगी को असल में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमें देखना है। इस तरह करके देखते हैं, और इस तरह करके देखने के बाद लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। जाहिर है कि इट रिक्वायर्स कि इस स्टेज पे पहुंचने तक बच्चा लैंग्वेज जो है वो बोलने की हद तक जानता हो, कम्युनिकेट कर सकता हो, आप उसको सवाल कम्युनिकेट कर सकते हो। उसने आपसे पूछा है कि ये आग जो है इस पर क्यों रखते हैं हम खाने को, एंड अब ये जो क्यों है, ये हम, जाहिर है कि हम तो बचना चाह रहे हैं लेकिन हमने खाना रखा हुआ है ऊपर और वो इट इज़ बीइंग कुक्ड। तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको कुक करते हैं, एंड हाउ डज फायर हेल्प इन कुकिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी अगर इसके लिए इफ आई एम नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट, व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू सर्च फॉर इट कि एक 5 साल के बच्चे को ये कैसे समझाया जाए। ये यानी यूं समझ लें कि अच्छी पेरेंटिंग या अच्छी टीचिंग जो है वो खुद बड़ों के लिए बड़ी लर्निंग का बायस बनती है। जब मैं ये देख लूं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, आपके इस सवाल का जवाब जो अभी आपने किया, मैं आपको जो दे रहा हूँ, ये हो सकता है कि एक छोटे बच्चे को या एक 10वीं के बच्चे को या एक 10 साल के बच्चे को देना जो है वो एक सिर्फ टाइम का ज़िया हो। तो हाउ विल आई टीच दैट? आई डोंट नो, इफ आई डोंट नो देन आई कैन, ये मेरी क्यूरियोसिटी है, आई विल ऑल्सो लर्न। तो दिस इज what आई मीन दैट क्यूरियोसिटी को प्रमोट किया जा सकता है। वो कैसे किया जाएगा? नंबर एक, उसकी क्यूरियोसिटी जो नेचुरली आपने फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमाया, उसको एक तो ये कि इनकरेज किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, उस पर फ्रस्ट्रेशन का इजहार ज़्यादा ना किया जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि जिधर वो चाहता है कि आप सवाल का जवाब दे दें, उधर उसको जवाब भी इस तरह से दें कि जैसे इट इज़ just one of the answers. We can try to find whether it is correct, whether it is the best, whether there can be other answers. So let's try to find that out. So this would actually help the child's curiosity. जी, वो जो बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं उनके लिए हमारे पास एक आंसर ये भी होता है ना कि बड़े होगे तो पता चल जाएगा। बिल्कुल सही है। और फिर जितनी चीज़ों में हम उनको लगाते हैं वो होती हैं जिनमें उनके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए, सीरियसली नहीं होनी चाहिए। यानी वेरी ऑनेस्टली, जो हमारे बचपन में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जितना मुझे याद है, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था कि जो मुझे मेरी जिंदगी के सवालात हों। ऐसा नहीं था कि मेरे कोई सवालात नहीं थे, लेकिन वो मेरे सवालात वो नहीं थे। यानी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि मैटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस पे गौर करने की भी कोई ज़रूरत है या नहीं है, या ये कि ये पानी और ये हवा, ये किसी लिहाज से इकट्ठी कैटेगराइजेशन हुई हुई है इनकी,
जिसको मैटर कहते हैं, ठीक है ना जी। ये क्यों जरूरत थी इसकी मुझे उस वक्त पढ़ाने की, आई रियली डोंट नो। यानी इंफॉर्मेशन देना जो है, दैट इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन इज द एबिलिटी टू यूज द इंफॉर्मेशन इन माई लाइफ, or to be able to help make my decisions in life. Thank you. Interestingly, I came across this concept of learning state about 2 हफ्ते पहले as part of the NLP training that I'm doing. तो एक एक्सपर्ट ने एक उसके ऊपर वाइट पेपर लिखा हुआ था, और इट वाज वेरी क्लोज टू, वो एक डिफरेंट तरीके से वही बात एक्सप्लेन की हुई थी जो मोहित साहब आप बता रहे हैं। वो लर्निंग स्टेट का कॉन्सेप्ट उनका इतना कन्वेंशनल लर्निंग के अगेंस्ट है कि हैरत होती है। द होल आइडिया ऑफ द लर्निंग स्टेट, ऑफ गेटिंग इनटू अ लर्निंग स्टेट, भले वो बच्चे हों बड़े हों, एज इरेलेवेंट है। द होल आइडिया इज कि आप लर्निंग एक्टिवली नहीं करते हैं, आप एक्चुअली उसके रास्ते से हटते हैं। राइट राइट। हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो फंडामेंटली एक पैटर्न रिकग्निशन हर वक्त कर रहा होता है। वो हर वक्त, बल्कि वो जो एक फ्रेज वो यूज कर रहे थे, वो लर्निंग को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। राइट। कि जिस तरह स्पंज को आपने पानी में डाला हो, इस तरह। और दूसरी जो उन्होंने इसमें कॉन्सेप्ट था वो था कि लर्निंग स्टेट इज ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रांस स्टेट, जिसमें आप, आजकल हम एंटरटेनमेंट के लिए उस स्टेट में चले जाते हैं कि अगर हम मूवी देख रहे होते हैं या हम कोई एंटरटेनिंग काम कर रहे हैं। लेकिन और बच्चे अक्सर जब अपनी पसंद का काम कर रहे होते हैं, जैसे मेरा बेटा स्केचिंग करता है, तो जब वो स्केच कर रहा होता है तो वो वाकई ट्रांस की स्टेट में लगता है। उसको 2-3 दफा आवाज देनी पड़ती है, तो फिर वो अलर्ट होता है कि अच्छा क्या हुआ है। बिल्कुल वरना जी, वो अपने जा चुका होता है। बिल्कुल। ये मैं आपको अपनी अपनी आपका बेटा तो माशाल्लाह अभी छोटा है, लेकिन ये कि मैं आपको अपना कल का वाकया बताता हूँ कि मैं एक चीज को पढ़ रहा था और उसको आई वॉज ट्राइंग टू इंटरनलाइज दैट, कि ये इंटरनलाइज नहीं, आई वॉज ट्राइंग टू रियली integrate that with my existing information और understanding, और मैं ये सोच रहा था कि किस तरह होगा। एंड my wife came and she said something to me, and I realized after almost a minute passed कि इन्होंने कुछ कहा है, और मैंने कहा कि यार आई एम सॉरी, तुमने ये कहा था? Yes, I thought you were sleeping. मैंने कहा no, I was not. I was actually totally in a different world. So when you're actually in that state, it is a trance state. It is exactly a trance state, कि जिसमें आप उसको पूरी तरह से कर रहे होते हैं, उसी में होते। वो जिसको जिसको उसने, वो जो है मिहाई सेंट मिहाई, उसने फ्लो में लिखा है ना, फ्लो, फ्लो स्टेट होती है वो। उसमें आपको वक्त का, टाइम का, क्या टाइम है इसका भी अंदाजा नहीं हो रहा होता। इट जस्ट हैपेंस। और जिसको हम फोर्स्ड लर्निंग कहते हैं शायद, जिसको हम क्रैमिंग भी कहते हैं शायद, वो जो एग्जाम से आखिरी रात, जिसकी आपने कई दफा मिसाल दी है, वो हम सब ने किया है। और उसमें अजीब बात यह कि एग्जाम देने के बाद उसमें से एक भी चीज याद नहीं रहती, सब भूल चुके होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये एक पूरा रिसर्च हुई थी इस पे, और ये रिसर्च हुई थी हाई अचीवर्स पे, यानी जिन्होंने एग्जाम्स में बहुत ज्यादा नंबर लिए थे, यानी टॉप के लेट्स से 10%, 5% लोगों के ऊपर जब ये रिसर्च हुई, तो पता ये चला कि आफ्टर 15 days of the exam, not of the result, after 15 days of the exam, 75 to 80% चीजें भूल चुकी होती हैं, because they never get integrated. Even the child, after 10 years of experiencing the education system, a child is very well aware of the fact कि ये चीजें मेरी इम्तिहान की जरूरत है, मुझे अगली जमात में जाने के लिए ये चीजें चाहिए, मेरी जिंदगी की जरूरत नहीं है। जो चीजें उसको जिंदगी के लिए चाहिए वो कभी नहीं भूलता। यही वजह है कि जिसको उसको उसने कहा ना, मार्शल मैकलूहन ने उसको ये कहा कि मीडिया इज द मैसेज।
ठीक है, आप जिस तरह से एजुकेशन को सेटअप करते हैं, असल में वो जो सेटअप है वो कभी नहीं भूलता बच्चे को। यानी मुझे क्लास में टीचर के साथ क्या करना है, टीचर को अगर मैंने तंग करना है तो क्या करना है, टीचर को अगर मैंने खुश करना है तो क्या करना है, मुझे अगर सवाल करना है तो क्या, मुझे सवाल करना है तो क्या करना है, टीचर ने सवाल करना है तो उसने क्या करना है, मुझे टीचर के सवाल पे क्या, ये उसको याद रहता है। और फिर ये देखिए क्या होता है कि बच्चा जो है वो स्कूल की एजुकेशन से निकल जाता है, लेकिन वो उसी तरह से अपने बॉस के साथ बिहेव करता है। These are very important lessons. Media is the message is a very important thing. We need to understand that. जो होमवर्क की आदत है अच्छे बच्चों, जिस तरह हम अच्छे बच्चे डिफाइन करते हैं, वो वर्क लाइफ में हम सब ने देखे हैं ऐसे Right. कॉलीग्स जो बेसिकली जिनको आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करें तो उनके एंड में सवाल ये होता है, अच्छा मुझे ये बताएं मुझे क्या करना है। वो बिल्कुल। इफेक्टिवली होमवर्क पूछ रहे होते हैं। मैं खुद भी कर चुका हूँ मैं किसी पे क्या इल्जाम लगाऊं। तो वो एक माइंडसेट होता है जो स्कूल कॉलेज से हम कैरी कर रहे होते हैं कि ऐसे ही नंबर आते हैं, तो अच्छे बच्चे जिस तरह बने थे उसी तरह अच्छे स्टूडेंट बन गए, उसी तरह अच्छे एम्प्लॉय बन राइट, जाएंगे। राइट। अगर आपकी एजुकेशन का टारगेट ये हो कि मैंने असल में थिंकर बनाना है, तो आप कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे कि वो रिप्रोड्यूस करे चीजें। ये पसंद ही नहीं करेंगे, आप उसको फेल कर देंगे, फेल कर देंगे। तुम्हारी थिंकिंग किधर है इसमें? ठीक है ना। यानी थिंकर बनाने के लिए जाहिर है कि स्टेजेस होंगी, पहले लेवल पे कुछ और होगा, फिर दूसरे लेवल पे कुछ और होगा, ये सब ठीक है, लेकिन हम तो एंड तक यही कर रहे हैं। पीएचडी में जाके कुछ चेंज आती है, अगर आती है तो, क्योंकि मैं पीएचडी नहीं हूं इसलिए सिर्फ सुनी सुनाई बात ही कर रहा हूँ। एक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं यहाँ पे, छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक दफा किया था मैंने। मैं एक जमाने में ओ लेवल्स के बच्चों को अकाउंटिंग पढ़ाता था स्कूल में, और उस वक्त अकाउंटिंग खुद जब पढ़ी थी तो आई रियलाइज कि इससे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट मुश्किल है बताना। बिल्कुल ठीक। इस कदर स्किलफुली लगता था किसी ने डिजाइन किया है एक सब्जेक्ट को, कैसे बोरिंग हो सकता है। सही तो बात। जब शुरू में बच्चों को डेबिट क्रेडिट बताना शुरू किया तो वो तो ना उनको मैथ से ज्यादा बुरा लगने लग गया कि इसमें तो बिल्कुल ही कुछ मजेदार काम नहीं है। तो एक एक्सपेरिमेंट जो शायद अब मैं याद करने की कोशिश करूं, शायद इत्तेफाक से ही हो गया, वो ये कि वो मल्टीपल सेक्शंस थे जिनको आप पढ़ाते हैं एक वक्त में स्कूल में। तो हर सेक्शन की हमने एक वर्चुअल कंपनी बनाई। फिर उस कंपनी की उन बच्चों से पूछा, अच्छा आप क्या बिजनेस करते हैं? तो और जाहिर है बच्चों से आप पूछेंगे 14, 15, 16 साल के बच्चों के, तो वो जाहिर है कोई जवाब उसमें सीरियस तो नहीं आता था। तो इसी किस्म के ऊट पटांग उन्होंने कंपनी के नाम रखे, उन्होंने उसी तरह के उनके बिजनेस आइडियाज निकाले, लेकिन हमने उसको ट्रीट किया और उसी को लेके चलते रहे। कॉन्सेप्ट एंड टू एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे करनी, ऑल द वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी। और मुझे याद है कि एग्जाम के जब पहला एग्जाम हुआ 6-8 महीने के बाद, तो मुझे कुछ बच्चों ने वापस आके कहा कि वो सर जो क्वेश्चन आया था ना, तो उसके बाद मैंने बैठ के याद किया कि अच्छा हमारी कंपनी में जब ये हुआ था तो हमने कैसे सॉल्व किया था इसको, हमने उस वक्त कैसे रिकॉर्ड किया था इसको। तो इट वाज सच अ, वो लगा तो तुक्का ही था मेरा उस वक्त, कोई इतनी एडवांस लर्निंग की मुझे बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है। नहीं थी, लेकिन इट लेकिन वर्कड एंड इट वर्कड रिमार्केबली वेल। बेसिकली देखें, उसने अब वो उसकी जिंदगी का मसला बन गई। यानी उसके लिए एक इशू था वो जो रिजॉल्व होना था। आप जिस वक्त इश्यूज को रिजॉल्व, एजुकेशन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एस्पेक्ट। जब क्यूरियोसिटी किधर से पैदा होती है, इशू को रिजॉल्व करना है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मैं इसको ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ये क्वेश्चंस हैं जो पैदा हो रही हैं। जब आप उसको जिंदगी में एजुकेशन में पैदा कर देंगे तो एजुकेशन आपकी जिंदगी से रिलेट करने लग पड़ेगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी को उसी तरह से रिलेट करे। वो कहेगा कि यार ये तुम बना लो, अगर ग्रुप में असाइनमेंट है तो हर आदमी इक्वल लेवल पे नहीं उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अपने अपने इंटरेस्ट, इंसान है, यूनिक है, इसको समझा जाए। ये एक्चुअली अली ने जो मिसाल दी है, इसमें दिस इज लर्निंग बाय डूइंग। राइट, और राइट। ये सबसे ज्यादा सीखने में मदद देती है। जैसे वो, बिल्कुल। अब मुझे स्टैट्स तो याद नहीं है जो, लेकिन ये स्टैट्स भी बताए जाते हैं कि आपने एक लेक्चर सिर्फ सुन लिया तो आप कितना लर्न करेंगे, या पढ़ लिया तो कितना लर्न करेंगे, या आपने उसकी कोई वीडियो देख ली तो कितना लर्न करेंगे। लेकिन
फाइनली अगर आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया, यू डिड दैट, यानी जो भी उसमें था उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखा, तो फिर आप सबसे ज्यादा लर्न राइट कर रहे होते हैं। राइट। एक तो चाइनीज प्रोवर्ब है ये ना जी, ये मेरा ख्याल है चाइनीज प्रोवर्ब है दैट कितना भूल जाता है आदमी पढ़ के या सुन के, और फिर कितना याद रखता है वो एक्सपीरियंस करके चीजें जो है। जी जी, मैं उसी को रेफर कर रहा हूँ। वो राइट एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं थी। तो ये फैक्ट है कि जो हम काम खुद करके देखते हैं तो फिर वो लर्न कर रहे होते हैं। राइट। नहीं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे पास अभी एक हैंड रेज्ड और है, लेकिन एक सवाल मेरा था, तो मैं जी जल्दी से वो पूछ लेता हूँ आपसे। जरा मुख्तलिफ नौइयत का सवाल है फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग। कैरेक्टर बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में है। तीन चार अलग अलग सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स से इन द लास्ट ईयर और सो, मे बी उससे भी ज्यादा, ये बात मैंने सुनी है। वो ये है, और मैं उसको बेसिकली आपको कमेंट लेना चाह रहा हूँ मुझसे। वो ये है कि बहुत सारे लोगों को जब फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, उसमें उनके फाइनेंशियल इश्यूज के पीछे वन ऑफ द मेन रीजंस इज उनका रिलेशनशिप विद मनी, या उनका बिलीफ अबाउट परसूट ऑफ मनी, जो फंडामेंटली डीप इनसाइड उसको एक गलत या एक बुरा काम समझते पैसों के पीछे जाने से। कहेंगे नहीं वो जॉब भी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत से काम भी करते हैं, लेकिन फंडामेंटली डीप रूटेड अनकॉन्शियस लेवल पे लिमिटिंग बिलीफ ये होता है कि पैसे की परसूट फंडामेंटली बुरी चीज है। पैसे जमा करना, दौलत कमाना, ये कोई अच्छा काम नहीं। और ये उनके फाइनेंशियल इश्यूज का के रूट कॉजेज में से में से होता है। एंड आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम मेनी पीपल, जो ऐसे लोग जो बहुत सारे लोगों के साथ काम भी करते राइट। मेरा ख्याल है ये हैं। आपके इस बात बारे में अपनी, आई थिंक दे कैन बी, देयर इज अ गुड रीजन फॉर दैट। हमें अपनी जो जिंदगी में जो स्पिरिचुअलिटी जो बताई जाती है ना, अगरचे वो प्रैक्टिकलिटी, इसी वजह से वो लेट्स बी प्रैक्टिकल वाला फ्रेज याद हो गया, यानी वो असल में है ही इस नौइयत की कि दुनिया दुनिया तरक्की है असल में। और ये इट इज़ नॉट अबाउट इस्लाम और एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये जनरली जितने भी मिस्टिकल अप्रोचेज हैं, और वो मिस्टिकल अप्रोचेज क्योंकि यूनिवर्सली पाई जाती हैं, तो इसलिए ये चीज़ पैदा हो जाती है जी। आई थिंक दैट इज़ क्वाइट राइट। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यही वजह होती है, उसकी जिस तरह आपने फरमाया मेन कॉज हो सकती है, अक्सर होती है। आदमी कई दफ़ा अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में मुब्तला हो जाता है, ज़्यादा पैसा अगर आ जाए इस वजह से, ये मैं गलत कर रहा हूँ अंदर से उसकी जो है ना। लेकिन यूँ समझ लें कि ये वो एस्पेक्ट्स हैं कि जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा को दिलचस्पी नहीं होती मेरी। वाई डू आई से दिस, इसको भी मैं चाहता हूँ वाजे करने। यानी मैं जिस चीज़ को कहते हैं ना सब कॉन्शियसली, ये होती है चीज़ पीछे। मैं इस चीज़ को थेराइजेशन की हद तक तो ठीक समझता हूँ कि हो सकती है, लेकिन ये बात कि एक आदमी मेरे पास आया जो ये उसको कोई प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, मनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, तो मैं उसके सब कॉन्शियस के बारे में जाने के बजाय आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज कॉन्शियस इज सेइंग, और उसको देखा जाए कि वो किस तरह से अप्रोच कर रहा है ज़िंदगी को और उसको किससे ठीक होना चाहिए। यानी वी आर पीछे जाकर उसकी सब कॉन्शियस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना जो है, ये एक तो ये कि मैं इसकी स्केल ही नहीं रखता हूँ शायद, लेकिन ये जनरली इसके बारे में मेरी थेरी ये है कि सब कॉन्शियस बेसिकली कॉन्शियस ही से बनती है। जो चीज़ें आपके बचपन में मिसाल के तौर पर एक्सपीरियंसेस थे, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस जो आपने सप्रेस किए थे, वो आपकी सब कॉन्शियस में चले जाते हैं। ठीक है जी। समटाइम्स यू रिकॉल देम, वो फिर सब कॉन्शियस है, समटाइम्स वो बिल्कुल ही नीचे चले जाते हैं तो अनकॉन्शियस है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मुझे एक फ्रेज है जो बड़ा बचपन से सुनते में आया है, खुद भी बड़ी दफा इस्तेमाल किया है, और उसको असेस करने के लिए बैठे तो उसका ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो वैसे बड़ी प्रोफाउंड बात लगती है। वो ये कि यार ये तो दुनियादारी में लगे। अब सुनने में लगता है बड़ी प्रोफाउंड बात है, यस वाकई में सही, कुछ राइट कुछ होगा इसका मतलब।
लेकिन वैसे क्या मतलब है दुनियादारी में इसका? हम्म, ना तो ये बुराई है इन इट सेल्फ, ना बिल्कुल ये कोई गलत काम है, बिल्कुल लेकिन बहरहाल ये मामला है। और मैंने बिल्कुल। कितनी बार सुना है कि किसी ने अगर वो दिन रात काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है, या ट्रैवलिंग कर रहे हैं ज्यादा, या बड़ा घर बना रहे हैं या बड़े इवेंट्स कर रहे हैं, तो वो वो होता है ना, जेलसी को शायद एक दूसरा रंग ये दे दिया जाता है कि जी, हो सकता है। ये तो दुनियादार लोग हैं, हम तो बिल्कुल ठीक है, हम दुनियादारी में नहीं पड़ते। एंड बिल्कुल आई हर्ड सही है। दिस मेनी टाइम, बहुत दफा बहुत करीबी लोगों से सुना है, खुद भी शायद कहा होगा मैंने, यकीन। हाँ, हम दुनियादारी में नहीं पढ़ एक्सक्यूज भी बन सके। जाता दुनिया को कम समझना जो है, ये रिलीजियस स्पिरिट के अंदर से शायद एक निकाल नहीं सके हम। दुनिया के बारे में ये समझना, कुरान मजीद ने दुनिया पर जब तबसरा किया और ये कहा कि लहव लाभ है, तो ये बेसिकली इस चीज पर तबसरा है कि अगर तुम दुनिया के हो गए और तुमने ये ना समझा कि यहाँ से जाना है और फिर उसके बाद आखिरत में अल्लाह के हुजूर में कामयाब होना तुम्हारा मकसद नहीं बना, तो फिर ये तो एक खेल तमाशा ही है। कर लो जितना करना है, खाली हाथ ही जाओगे। बिल्कुल जिस तरह से दुनिया में आए थे उसी तरह चले जाओगे। लेकिन अगर आपका मकसद आखिरत में कामयाबी है, तो अब मुझे जरा ये बताएं कि दुनिया के अलावा रास्ता क्या है? और कोई रास्ता ही नहीं है। फिर दुनिया को इस पहलू से देखें तो बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है, और अगर आखिरत निकाल दें तो दुनिया जो है वो सिर्फ खेल तमाशा है और कुछ भी नहीं है। एक कामयाबी की दौड़ है, कामयाबी की विश वेरियस डेफिनेशंस हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। है। दिस रिमाइंड्स मी, कल ही इत्तेफाक से आई हर्ड समवन सेइंग दिस, और बहुत दिल को लगी मेरे ये बात, कि उन्होंने कहा कि अगर अपनी जिंदगी को, जो भी अल्लाह ताला ने आपको रिसोर्सेज दी हैं, जो भी सलाहियतें दी हैं, अगर आप टू द बेस्ट ऑफ दोज अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहे, तो आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे ट्रू ट्रू, हैं। ये जिंदगी बिल्कुल तोहफा ठीक है, है कि अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी नेमत है। और अगर आप उसको उस तरह नहीं गुजार रहे, जिस जो आपके पास अवेलेबल है आसानी से, जो सामने आ, बिल्कुल तो उसमें सेहत भी है, उसमें नॉलेज और लर्निंग भी है, और उसमें दुनिया की जीनतें भी हैं, सब शामिल है। बिल्कुल सही, खुशी भी अल्लाह बिल्कुल ताला की सही, नेमत है। बिल्कुल सही। आसानी भी, खुशी भी वो आयत है ना कि आपकी। हंसाता भी वो है और रुलाता भी वो है। राइट, वो आधा कबाब का, बिल्कुल तो सही है। बहरहाल ये नेमतें हैं, और इससे बिला वजह मुंह मोड़ना भी को मुनासिब बात नहीं। सही बात है, बिल्कुल आई एग्री। अ, अली ने जो बात की है दुनियादारी वाली, सिर्फ यही नहीं, बहुत से फ्रेज आपको मिलेंगे जो ऐसे ही हैं, हम्म और बहुत बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सियासतदानों से ये कहते हुए सुना होगा कि यार तुम तो इस पे सियासत कर रहे हो। हम्म अब हम्म, देखिए कि अगर वो उसको इबादत नहीं समझ रहा, तो फिर वो ऐसा ही कहेगा। बिल्कुल। अम, हमने इबादत को अलहदा कर दिया और हम्म, दुनिया के बाकी कामों को अलहदा कर दिया, क्वाइट राइट। जबकि हर हर काम ही जो कंप्लायंट है अल्लाह की रजा के साथ और उसी नीयत से किया गया है, तो वो इबादत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात कि आप अपने लिए फराखी की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं, और ये कोशिश की जो स्पिरिट है, ये आपकी हालात के उतार चढ़ाव से खत्म नहीं होती, क्योंकि आपको अल्लाह पे भरोसा है। तो फिर सारी जिंदगी हो सकता है कि आप बिल्कुल गुर्बत में रह जाएं, लेकिन बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं आप, बेहतरीन। और अगर आप कोशिश करते हैं, कामयाबी मिल जाती है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और मुश्किल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ये जो सारा एस्पेक्ट है, ये तो असल में माइंडसेट है। वही जो मैं लोगों से जो कहता हूं कि ये लेंस है थ्रू विच यू आर लुकिंग एट लाइफ। इफ यू आर लुकिंग एट लाइफ थ्रू द लेंस ऑफ, यार यहाँ पे मैंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना है, लेकिन मुस्तकबिल मेरा सिर्फ यही है, इसी दुनिया की हद तक, तो फिर मैं असल में मुस्तकबिल का नहीं सोच रहा, मैं उनके हाल का सोच रहा हूँ। उसको मुस्तकबिल बनाना है, ये भी अच्छा हो, ये भी अच्छा हो हाल, इसमें कोई शक नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना।
यही एस्पेक्ट है, ये बड़ा ज़रूरी है। ये बहुत बेहतरीन दुआ है, बहुत मुख्तसर, बहुत बेहतरीन बहुत दुआ है बहुत सूरत बकरा की। और मेरा ख्याल है कि जब मैं तो ना जब बहुत कम टाइम होता है, तो इसी को समझता हूँ कि ये काफ़ी है दुआ माँगने के लिए, इसमें सब कुछ आ जाता है। बहुत बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। जी सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मुझ से बात तो जहाँ से शुरू हुई थी, मेरा तो उसी पर एक कमेंट था, लेकिन ये कि अब तो खैर काफ़ी टॉपिक आगे आके चेंज हो गया। मुझे आपको ये बताना था कि मेरा ये मुशाहिदा है और आप लोगों का भी ग़ालिबन होगा लर्निंग के सिलसिले में, कि जो बच्चे हाफ़िज़ बन जाते हैं या बच्चियाँ हाफ़िज़ा बन जाती हैं, जब वो स्कूल में उनको एडमिशन दिलाया जाता है, तो वो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में। हुँ। हालाँकि वो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं वहाँ आके, लेकिन मेरा ये मुशाहिदा है कि मेरे अपने फैमिली में कि वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट साबित होते हैं और आम लोग जो इस तरह से पढ़ रहे हैं, जो हाफ़िज़ नहीं बने हुए हैं बच्चे, वो शायद एनडी और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में जो है जो उनका लेवल है अ, एडमिशन का उसको उस तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन ये बच्चे पहुँच जाते हैं। तो इसकी यही वजह होती है कि उनको, क्योंकि हमारा एक तो सिस्टम भी तो यही है ना कि रट्टा लगाओ, जो अच्छा रट्टा लगाता है वो ज़्यादा नंबर लेता है, यहाँ पर तो यही सिस्टम है सारा, जो गवर्नमेंट स्कूलों का या प्राइवेट स्कूलों का सिवाय ओ लेवल के। तो अब रट्टाफिकेशन में तो वही वाली बात है कि फिर बाद में थोड़ी चीज़ें याद रहती हैं। और ये हुँ, जो फ्रेज़ की अभी आसिफ ने बात की थी, वो यही है ना कि जब आप सुनते हैं तो भूल जाते हैं। राइट। जब आप देखते हैं तो याद रखते हैं और जब आप करते हैं तो आप सीख जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएँ सर कि आपका भी ये तजुर्बा है कि आपने देखा है कि जो बच्चे ये हाफ़िज़ होते हैं और ये बाद में बहुत, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जब ये एकेडमिक एजुकेशन में आते हैं? राइट, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने फरमाई है। जो चीज़ देखने की है, वो ये है कि हमारे यहाँ जिसको ब्रिलियंस कहा जाता है, उसका म्यार क्या है? यानी एकेडमिक्स में ही चलें, आप हुँ, हुँ। हिफ़्ज़ में तो है ही हिफ़्ज़ ना, यानी आप ये जी, देखिए कि हिफ़्ज़ में बच्चे को जो असल में तरबियत मिलती है, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनीथिंग। देखिए, दो तरह के हाफिज हैं या दो तरह का हिफज हो सकता है। एक ये कि जिस तरह से आप बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल भेज देते हैं, आप मदरसे में भेज दें, और जिस तरह से जी, ज़बरदस्ती स्कूल में उसको एबीसी सिखाई जाती है, उसको नहीं पता कि ये एबीसी मुझे किधर काम आएगी, वो तो बाद में जाके पता चलता है। इसी तरह से उसको पूरा कुरान भी याद करा दें, ये तो कुरान अल्लाह ताला की एक शानदार पोटेंशियल है जिसकी वजह से आप याद करा लेते हैं। उस छोटे से ज़हन में पूरे का पूरा कुरान भी आ जाता है वो इतनी एज में। लेकिन देखिए आता क्या है, मैं ये अगेन मैं जो कह रहा था पहले उसको कंप्लीट कर लेता हूँ कि दो किस्म के हिफज होंगे। एक ये है कि जिसमें आपने बच्चे को इनिशिएट किया है, जो अक्सर होता है, और वो भी क्यों कि इसके नतीजे में कई जनरेशन बख्शी जाएंगी। ठीक है जी। जी, ये जी। जिन जनरेशन्स का इससे कोई ताल्लुक भी नहीं होगा, और ना बच्चे की इंटरेस्ट है उसमें, ना ये तो माँ बाप की तरफ से प्रमोट होता है। और एक वो हिफज होता है कि जो आदमी अपने शौक से करता है, थोड़ी सी मेच्योरिटी की एज में पहुंच के करता है, और फिर उसके बाद उसको वो याद भी रखने की कोशिश करता है, चाहे वो पूरा हो या कोई पार्ट्स हो उसके। जिस वक्त आप और जब वो पार्ट्स याद करता है ख़ास तौर पे, तो उस वक्त वो असल में ये देखता है कि उसके लिए जो मीनिंगफुल पार्ट्स जो लगते हैं उसको, ज़ाहिर है कि वो समझता है उसको। अब देखिए, जिस बच्चे को आपने हिफज कराया है, उस बच्चे को पहली तरबियत जो मिली है वो ये मिली है कि बात समझने समझाने के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की होती है। हमारी एजुकेशन में इस चीज़ को बड़ी वैल्यू दी जाती है। हमारी एजुकेशन में जो नंबर जिन लोगों के ज़्यादा आते हैं, दे आर गुड मेमोराइजर्स। इसको जेहन में जी रखिए। सर। ठीक है जी। जी सर, अच्छा, हाँ, सही। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको बात समझ में आए। अगर वो अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं और जल्दी जवाब दे सकते हैं, तो दे इम्प्रेस टीचर्स, दे इम्प्रेस द एग्जामिनर्स। ये दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ज़्यादा दे देगा उसका, उसके हिसाब से, जो अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपका टारगेट है थिंकर्स पैदा करना, तो फिर जो आदमी रिप्रोड्यूस कर दिए उसको फेल कर देना चाहिए।
ठीक है जी। अगर आपका सही। टारगेट है रोट लर्नर्स पैदा करना, तो फिर ये हमारा सिस्टम बेहतरीन सिस्टम है। तो व्हाट आई थिंक, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू, लेकिन मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं आपसे कि इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन में वो लोग वाकई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के दर्जे पर आ जाते हैं। और क्यों आ जाते हैं? इसलिए कि इस सिस्टम में मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग को बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, जो ना फिर उनका कुरान मजीद से कोई जिंदा ताल्लुक होता है सिवाय हिफज की हद तक रखने के, टिल द टाइम कि जिसको अल्लाह ताला तौफीक ये मिल जाए कि उसने समझना भी है। कुरान मजीद को याद करना बड़ी इंपॉर्टेंट जी चीज़ है, सर। यानी बड़ी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन किसी को याद करवा देना बगैर उसकी मर्जी के, बगैर इख्तियार के, ये वैसे ही जिस तरह से हम पैदाइशी तौर पर मुसलमान हो जाते हैं। मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बड़े आलिम के साथ ये बात हो रही थी टीवी पे, जिससे मैंने उनसे ये कहा कि मुझे ये बताइए कि मज़हब कोई इख्तियारी चीज़ है या मज़हब मौरूसी चीज़ है? उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि नहीं, मज़हब इख्तियारी है। तो मैंने कहा तो मेरा बेटा जो है वो अगर 18, 19, 20, 22, 50 बरस की होकर ये कहता है कि हम्म। मैंने पढ़ा है अब और मेरे ख्याल में क्रिश्चियनिटी ठीक है, जी जी। तो क्या वो इख्तियार कर सकता है? तो उसने कहा नहीं, वो इर्तिदाद हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये मुसलमान कब हुआ था? कहते जब वो आपके घर में पैदा हुआ था। तो, अच्छा। तो फिर मैंने कहा फिर मरूसी क्यों नहीं है? कहते नहीं, मरूसी तो नहीं है। इस पर भी इसरार है कि मरूसी हाँ नहीं वही है, उनका मेंटल पैटर्न है सर यहाँ पर ये। पैटर्न है। तो इस वजह से इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है, इस चीज़ को जानने कि एक है कुरान मजीद का हिफ्ज जो मैं या आप या कोई समझदार अपने शौक से करता है, वो बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। कुरान मजीद का हिफ्ज बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। कुरान को हिफ्ज करो, याद करो जितना कर सकते हो। अपने 5 साल के बच्चे को याद ना कराओ जबकि उसको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। लोग जी कहते हैं कि सर। उस वक्त याद कराना ज़्यादा आसान होता है, तो होगा ज़्यादा आसान। दैट एक्चुअली अंडरमाइंस द कुरान। इसको समझें, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जिस वक्त मुझे उस वक्त पढ़ाया जाता है जिस वक्त मैं उसके समझने के काबिल नहीं होता, और फिर याद भी कराया जाता है, तो फिर मुझे सारी जी। जिंदगी के लिए ये चीज, इसकी आदत पड़ जाती है कि टेक्स्ट को समझने की जरूरत नहीं होती, याद कर लो बस, ठीक है। और ये चीज हमारी एजुकेशन में काम आ जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं सर, मेरी बेटी जो है उसने दोनों बच्चों को खुद से घर पे कुरान पढ़ाया है, बहुत अच्छी तजवीज है उसकी। तो अब वो क्या कर रही है कि उनको, चूंकि वो जाहिर है बच्चे इंग्लिश मीडियम है, तो वो इंग्लिश में ही उनको तफसीर भी समझा रही है, यानी मीनिंग समझा रही है, और जहाँ वो पूछते हैं तो वो भी कर रही है। तो वो जो छोटी बच्ची है ना, वो उसकी उम्र है 9 साल, हाँ 8-9 साल है। वो कहती है मम्मा आप बहुत बोर करती हैं। तो आप हमें पता नहीं क्या क्या ये जो समझा रही होती हैं, ये बातें बार बार आ रही है ना, कुरान में तो आ रही हैं चीजें बार बार। तो वो कहती है एक ही बात आप बार बार कर रही होती हैं, तो आप हमें बोर करती हैं। बिल्कुल सही। तो ये इस तरह की चीज है, तो ये वाकई सही बात है सर। लेकिन ना इतना हमारे यहाँ इस चीज का रिवाज है, और ये यानी अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग इस चीज को बहुत ही समझते हैं कि हमारी बख्शिश होगी, हमारा बच्चा जो है वो कुरान हिफ्ज करेगा तो हम सब बख्शे जाएंगे। तो मैं बहरहाल मेमोराइजेशन के बारे में यही सोची थी कि वाकई ये बड़ा गलत सिस्टम है सर, कि हम जो है ना रट्टा लगवा कर और याद ट्रू, करवा देते हैं, और ट्रू। फिर उसके बाद वो कुछ कुछ मसला नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। है। बख्शिश के लिए जो अमल है ना जी, उसमें जो जो सबसे ज्यादा डिसाइसिव चीज है, वो वो अमल करने वाले की नीयत है। मुझे अगर एक अमल करवा दिया गया है जिसमें ना मेरी चॉइस थी, ना मुझे चॉइस दी गई, ना मेरी कोई इंटेंशन का इशू था, मैं तो हम्म। मजबूर हूं, अब मैंने करना ही करना है, बिल्कुल उसका सही अजर बात। कैसे है? हाँ यानी ये तो कितनी ऐसे ही अच्छी है जिस बात है तरह ये। से ये कहा जाए कि बच्चे को जिसके साथ बचपन में कोई ज्यादती हो गई है उसको उसका गुनाह होगा। आप ये समझते हैं? सर नहीं सर। तो उस वो जो बच्चे को मजबूरन कोई चीज अच्छी करवाई गई, मजबूरन कोई अच्छी चीज अच्छी कराई, यानी उसको चॉइस हम्म, नहीं मिली, नहीं दी ना चॉइस, बिल्कुल उस पर क्या अजर मिलेगा? इंसान को किस चीज का अजर मिलेगा? इंसान को वो अजर मिलेगा जो उसने अमल किया है, ना कि जो उसको जबरदस्ती करवाया। यानी मुझे किसी ने गोली मार दी तो मुझे इसकी सजा मिलेगी कि तुम्हें गोली क्यों लगी है? सही बात। ये तो अजीब किस्म की, यानी
डिस्कनेक्टेड किस्म की चीजें ना। असल में आपने जिस वक्त मजहब को एज ए टोटल कॉन्स्ट्रक्शन देखा नहीं, तो फिर ये चीजें पैदा हो जाएंगी। ये चंद अमल हैं जो कि मेरी बख्शिश का बायस बनते हैं, चंद अमाल हैं ये, इसके बाद बाकी जिंदगी में अपनी मर्जी से गुजारूंगा। वो बड़ा आसान है, वो मजहब बड़ा आसान होता है। दैट्स अ वेरी कन्वीनियंट रिलीजन, कि जिसमें मैंने जो करना है, मैंने चोरी करनी है चोरी करूं, जो डाके डालने हैं डाके डालूं। नमाज नमाज बड़ी जरूरी है, यानी वो सबमिशन ही एक पैदा नहीं कफारे कर दी वाला, इसमें। वो जी कफारा है अब ना वो जी, वो कफारे का कफारे वाला सिस्टम आ गया यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में, जो है कि जी गुड फ्राइडे को सारी दुआएं कर लो और पूरे बस साल के गुनाह माफ। एग्जैक्टली जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Absolutely. रेहान आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं यार? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरा सवाल था इस लर्निंग के हवाले से कि लर्निंग में क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो एक इंसान का क्यूरियस रहते हुए ही एक इंसान लर्निंग कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम बाज़ औक़ात जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जबर भी शामिल हो जाता है। यानी हमारा माइंड ये फ़ील कर रहा होता है कि कुछ कहीं न कहीं कोई ना कोई जबर हो रहा है, यानी मजबूरन भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। क्यूरियोसिटी एक साइड पे रह जाती है। तो इस पे सर कमेंट कर दीजिए, इसमें आपकी क्या राय है? आप मैंने इसी को काफ़ी मिसाल सारे दीजिएगा सेशंस ताकि मिस किए हैं। बात समझ में आ जाए। जी जी। आई एम सॉरी, आपकी बात काट दी मैंने, आप पूरी बात कर लीजिए। जी, जी। जी सर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्किल है, फ़र्ज़ करें एक लैंग्वेज है, या चलिए लैंग्वेज की मिसाल ले लेते हैं। पहले तो बहुत क्यूरियोसिटी है, बड़ा शौक है। वो जो एक शख्स है उसको सीखना शुरू हो गया है, उसने 1 माह, 2 माह बड़े अच्छे तरीके से लगाए हैं। लेकिन एट द एंड वो ये फ़ील करना शुरू हो गया कि यार ये थोड़ा-सा एक भारी काम है, या उसको वैसे पिक नहीं कर रहा, या वो ये महसूस करता है कि जो मेरी लर्निंग पिछले 2 माह में थी, अगले जो 2 माह मैंने लगाए हैं, इनमें ओवरऑल कोई खातिर-ख़्वाह कोई मैं इसमें ग्रोथ नहीं कर सका। तो यहाँ पे आके वो फ़ील करना शुरू हो जाए कि यार क्यूरियोसिटी किधर गई है, या वो मेरा शौक वो किधर गया है, अब तो ये मजबूरी सी लगने लग गई है। हम्म, वो जो शुरू के थे ना, एक तो ये है कि क्यूरियोसिटी और शौक, यानी एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मैथडोलॉजी, यानी मैथडोलॉजी अगर ऐसी है कि जो बोर कर देती है आदमी को एक चीज सीखने में, तो ये एक गलती है जो कि मेथड फॉर्मेशन के अंदर हमें ठीक करने की जरूरत है। और तीसरी एक और चीज है, वो ये कि जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं, आप इसका तजर्बा करके देखिएगा। कोई भी नई चीज आप अगर उसमें पहले 10 लेसन में आपको ऐसे लगेगा जैसे जंप्स लगी हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको पता चल गई हैं। और इस ये दिस इज द लर्निंग कर्व, यानी लर्निंग कर्व आगे जाके फ्लैटन होना शुरू हो जाता है। यानी एक बेसिक लेवल के ऊपर जब आप लर्न कर रहे होते हैं, तो वो फिर बहुत स्लो और बड़ी सटल लर्निंग होती है। इनफैक्ट वो ज़्यादा इंटीग्रेशन होती है, आपकी मौजूद लर्निंग की इंटीग्रेशन हो रही होती है। इसलिए आपको लगता है कि मैं कोई बहुत नई चीज़ें नहीं सीख रहा हूँ। और उसमें एक आदमी अगर सिर्फ इस चीज़ से मोटिवेट हो रहा होता है, इंस्पायर हो रहा हो कि मैं जल्दी सीखूं, तो वो उसकी इंस्पिरेशन खराब हो जाती है। ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है कि लर्निंग में इस तरीके से चलेगा। यानी आप शुरू में कोई भी फोटोग्राफी का लेसन ले लें, फोटोग्राफी के लेसन लेंगे, अगर आप पहली 10 क्लासेस अटेंड करेंगे तो पता लगेगा कि यार इतना कुछ सीखा है मैंने। और उसके बाद असल में जो कुछ आप कर रहे होते हैं वो उसकी एप्लीकेशन हो रही होती है। चुनाचे अब आप कुछ नया नहीं सीख रहे होते, उसी को पुख्ता कर रहे होते हैं। तो अब आपको लगता है कि वो फ्लैट हो गया लर्निंग कर्व, तो इसमें डीमोटिवेशन हो जाती है। तो मेथडोलॉजी को भी ठीक कर लें और इस एक्सपेक्टेशन को ठीक कर लें। यानी एक्सपेक्टेशन जो है वो लोगों की ये होनी चाहिए कि हमने, मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है उसको अगर आप देखेंगे पहले साल उसने वो स्कूल गया है, तो उसने वो पूरी की पूरी एबीसी सीख ली है जेड तक, ठीक है ना जी। और अगले साल उसको चंद अल्फाज ही बनाने आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं सीखी। अब वो देखें वो क्या हो रही है, एप्लीकेशन हो रही है उस एबीसी की। और लैंग्वेज के बारे में भी ये समझ लें कि एक है जो लैंग्वेज मैं अपनी मोटिवेशन से सीखना चाहता हूँ, वो मेरे पास कोई वजह होगी, कोई वजह होगी। यानी लैंग्वेज सीखने की कोई मोटिवेशन नहीं है इंसान में। यानी यूं समझ लें कि ये जो लर्निंग टूल्स है ना, इनको सीखने की कोई मोटिवेशन नहीं है ही नहीं। ये जी सर। इसकी मोटिवेशन हो नहीं सकती। समझ आ रही बात? यानी जी आपको, सर। मुझे अरबी पढ़ने का कोई शौक नहीं था, कुरान मजीद ने शौक पैदा किया कि ये अल्लाह की किताब है, इसको समझना है।
अच्छा, अंग्रेजी मुझे सिखा दी गई थी बचपन में, उर्दू मुझे आती थी, इसलिए आती नहीं थी मतलब पैदाइशी तौर पर नहीं आती थी, उस एनवायरनमेंट में बोली जाती थी जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ था। दिस इज द नेचुरल रीजन दैट आई लर्न लैंग्वेज। अच्छा, अब कोई मिसाल के तौर पर मुझे स्पेन जाना है, तो अब मेरी एक ज़रूरत है, मुझे 6 महीने में स्पेन जाना है, मैं 6 महीने में स्पेनिश सीखनी है, ये एक मोटिवेटर बनता है। कोई वजह होती है कि लैंग्वेज की मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा होती है कि ये नई सीखनी है, कोई वजह होगी। यानी आपके अंदर अगर फ्रेंच सीखने की वजह है तो वो दैट विल बी अ रीजन, मे बी द ओनली रीजन इज दैट यू वांट टू इम्प्रेस समबडी, फाइन। यानी इम्प्रेस करना जो है ये मोटिवेशन है। लैंग्वेज सीखना, लैंग्वेज सीखने की मोटिवेशन हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। जी सर, बिल्कुल वाज़ेह होगी बात सर। इसी से रिलेटेड एक एक और सवाल है। वो ये कि जब बाज़ औक़ात ये एक शायद माइंडसेट है या ये बिलीफ है कि जब वंडर कर रहा होता है माइंड, क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें ज़हन में चल रही होती हैं कि ये भी सीखना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए, और वो अ, इंटरनेट के ज़रिए यानी क्वेश्चंस को टाइप करना या एआई से पूछना या वैसे वीडियोज़ के बारे में सर्च करना, तो बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि टाइम ज़ाया हो रहा है, वक़्त का ज़िया हो रहा है। एक्चुअल में वो लर्निंग हो रही होती है, मुख्तलिफ़ राइट। चीज़ें हैं, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जानने की कोशिश हो रही होती है। ये एक माइंडसेट जो है इसको कैसे चेंज किया जाए, और क्या ये ठीक है ऐसा करना? नहीं, माइंडसेट किसको चेंज करना है जी, कि आप क्या, वो व्हाट इज इट। मैं आपकी बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि ये चीज़ें भी लर्न का बायस बनती हैं, यानी आई जी। आई एग्री विद दैट। तो व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू चेंज, मुझे ये समझ में नहीं आई। फ़र्ज़ करें एक एक इंसान 2-3 घंटे, 4 घंटे बैठा हुआ है, और उसने मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स जो हैं वो उसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी भी हैं, कुछ जाना भी है। ओवरऑल जो है वो लर्निंग हुई है। राइट। लेकिन उसके ज़हन में ये बिलीफ है कि यार अगर मैं ऐसे करता रहा तो लाइफ़ में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मुझे जो मेरा रिस्पेक्टिव फ़ील्ड है, मुझे उधर जाना चाहिए, वो काम करना चाहिए। ये तो मैं वक़्त का ज़िया कर रहा हूँ। हम्म, एक्चुअल में ये चीज़ें हेल्पफुल हो रही होती हैं उसकी ज़िंदगी में। हम्म। तो इस चीज़ के बारे में मैं जानना चाह रहा था। नहीं, देखिए, मुझे एक ऐसा लगता है चीज, कि मेरा बिलीफ है ये, जो कि मेरे माहौल ने इंजेक्ट किया है मेरे अंदर, कि छोड़ो राइट, बाकी चीज़ें, जो काम जो है करने वाला काम है वो करो, बाकी आस-पास नहीं जाना। आप इसको लर्निंग गेम समझें, ठीक है। जैसे आप जिंदगी में कुछ गेम्स खेलते हैं ना, यानी ऐसा तो नहीं कि सारा दिन ही गेम्स खेलते रहेंगे, यानी कुछ चीजें हैं जो इस वक्त आपके शौक की हैं। लर्निंग असल में ये एक जनरल एक्सपोजर ये बता देगा कि मैंने किस चीज में ज्यादा डीपली किस चीज को समझना है, ये बता दे। ये है जो कि आइडियल होना चाहिए कि मैं ये चीज़ सीखना चाहता हूँ। अच्छा, आप थोड़ा सा डीप गए और आपको पता चला कि नहीं ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं बन रही, कोई नई चीज़ ट्राई कर लेंगे, कोई नई चीज़ कर लेंगे। एक है एक जनरल एक्सपोजर, वो आपकी बड़ी अच्छी मिसाल है उसकी कि वो आपको उसने दे दिया। वो जनरल एक्सपोजर भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो इट विल ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड इन योर लाइफ, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब आप उसको बामकसद भी बनाएं, यानी आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है जानने में, तो महज जानने में इंटरेस्टेड है। मिसाल के तौर पर आप ये जानने में अचानक इंटरेस्टेड क्यों हो गए हैं कि वीनस का जो डायमीटर है वो कितना बड़ा है, वाई, उसकी कोई वजह होगी ना, वही रिलेशनल होगी, कोई आपकी जिंदगी से रिलेट करेगा। ये मुझे कल एक चीज में प्रेजेंटेशन देनी है और मैंने ये कंपैरिजन करना है वीनस और अर्थ का, अब एक वजह बन गई है। अदरवाइज जो महज एक्सपोजर है चीजों का, वो गेम तो हो सकती है, लेकिन वो उसको मीनिंगफुल बनाना बड़ा जरूरी है। लर्निंग, इसमें कोई शक नहीं कि लर्निंग गेम्स में भी हो जाती है। आप एक पोएम सीखते हैं और उसमें भी बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन अगर आप लर्निंग को, अपनी लर्निंग को जो आप प्लान करने लग पड़ते हैं कि अच्छा मैंने ये चीज जरा ज्यादा सीखनी है, तो दैट इज व्हाट गिव्स यू डेप्थ। ये जो ब्रेड्थ ऑफ लर्निंग है ना, ये बहुत ज्यादा काम नहीं आती। एक्सपोजर देती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपको ये बता देगी कि मैंने डेप्थ में किस किस चीज में जाना है। लेकिन अगर वो ये नहीं आप कर रहे तो फिर असल में शैलो लर्निंग होगी, बहुत बहुत सारी, मतलब जिसको वो किसी एक साहब के बारे में ये कहा था कि वो, कि पता नहीं किसका तबसरा था ये, लेकिन ये मैंने
उस्ताद गिरामी से ही सुना, जावेद साहब से ही सुना हुआ है कि वो किसी के बारे में कहा कि वो इल्म का कबाड़ खाना है। जी। इल्म का कबाड़ खाना, ठीक है ना। वो जो इल्म का कबाड़ खाना नहीं बनने की जरूरत, इल्म को ऑर्गेनाइज करना है, उसको प्रोसेस करना है। उसको प्रोसेस करने के लिए चाहिए कि उसके अंदर कुछ चीजों में आपको डेप्थ भी मिले। जी, ठीक हो गया सर, बिल्कुल वाज़ेह हो गई बात। बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू। मोहित साहब, इससे मुझे याद आया, मुझे एक दफा एक्चुअली खुद ये सुनने को मिली थी इंसल्ट कि किसी ने मुझे कहा कि यू सीम टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। राइट। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि हर चीज पे कमेंट करने की जरूरत नहीं होती। राइट। नहीं, हो इट्स सकता है गुड यहाँ टू, पे कुछ इट्स गुड, यानी ये कोई बुरी बात नहीं है। असल मसला जो है वो ये है कि आप इन डेप्थ भी कुछ चीजें जानते हो। आप मैनेजमेंट के कंसल्टेंट हैं लेट से, तो आपको मैनेजमेंट के बारे में काफी इन डेप्थ मालूमात होनी चाहिए ना। लेकिन ये बात कि फॉर इंस्टेंस हवाई जहाज के विंग जैसे क्यों बनाए जाते हैं, मैं उसके बारे में बस इतना ही जानता हूं कि वो किस तरह से वो एयर फ्लो के जरिए से उड़ाता है, बस इतना पता है मुझे। यानी एयर फ्लो उसको ऊपर की तरफ लेके जाती है और वो एक खास तरीके से डिजाइन होते हैं इसके लिए। तो अब मुझे कोई पूछे कि यार ये, यानी ये कैसे बना था, क्यों हुआ था ऐसे, इसकी मेरी मुझे जो जरूरत पड़ेगी तो मैं जान लूंगा। अब देखें, इल्म तो अब हमारी फिंगर टिप से मौजूद है ना, जहनों में नहीं है, फिंगर टिप्स पे तो है। वी कैन फाइंड आउट एनीथिंग एनी टाइम। अच्छा जी, आखिरी 2 मिनट है हमारे पास, और एक हैंड रेज्ड है और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्योंकि छोटा सा है तो मैं आसिफ साहब से माजरत के साथ, जिनका हैंड रेज्ड है, क्वेश्चन जल्दी से आपसे पूछ लेता हूँ। वो ये कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मोहित साहब अगर आपको बुक रिकमेंड कर दें। नहीं, मैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से अगर आपसे गुजारिश करूं तो टाइम मैनेजमेंट अलग से कोई चीज नहीं बनानी चाहिए। यानी ये वो उसने बड़ी अच्छी बात की है, जिंदगी के दो फंक्शंस हैं। एक उसने, जब मैं कहता हूं तो उससे जनरली मुराद स्टीवन कवी होता है। मैं उसको, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बड़ा अच्छा समझता हूँ। उसने, उसकी किताब की खूबसूरती असल में ये है, उसने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज कर दिया। जिंदगी में दो फंक्शंस हैं, आप, एक लीडरशिप फंक्शन है, एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। अगर आप मैनेजमेंट को लीडरशिप के बगैर करेंगे तो उसकी एनालॉजी उसने ये दी है कि आप बड़ी तेजी से एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, और ऊपर चढ़ के बिल्कुल टॉप पे पहुंच के आप पता चले कि ओहो, इट इज यू नो अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल, मुझे तो दूसरी तरफ जाना था। ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वंस यू हैव डिसाइडेड वेयर डू यू वांट टू गो। क्यों करना है ये टाइम, क्यों मैनेज करना है, मेरा मकसद क्या है, मेरा विजन क्या है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर आप देखना चाहें तो वो जो उसकी किताब का फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट वाला टॉपिक है ना, वो देख लें, बड़ा अच्छा है जी, इट्स वेरी गुड। यानी एक तो, कहाँ पे ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हाँ जी, उसकी ये जो किताब है इसमें जो इसका टॉपिक है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उस पर इसने किताब भी लिख दी पूरी अलग से, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। बट दैट हैज अ प्रिजम्पशन, वो इस पैराडाइम पे बेस्ड है कि आप वो कर चुके हैं कि मैंने जाना किधर है, आपने अपनी जिंदगी के लीडरशिप फंक्शन को पूरी तरह एक्टिवेट कर लिया हुआ है। अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, अगर नहीं किया हुआ तो फिर वो समझ में नहीं आएगी ज्यादा। यानी क्योंकि वो उसमें जो ग्रिड बनाता है ना फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में, उसने बड़ी अच्छी ग्रिड इंट्रोड्यूस की है, यानी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वाली ग्रिड। एक तरफ इंपॉर्टेंस है, एक तरफ, मैट्रिक्स कहते हैं शायद उसको। हाँ जी, वो जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैट्रिक्स जो है, तो Important उसमें matrix। अगर वो इम्पॉर्टेंट जो है वो असल में वो है कि जो पिछले चैप्टर में डिफाइन किया कि कीप द एंड इन माइंड, वो जो उस चैप्टर में उसने डिफाइन किया है उसके लिहाज से अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट डिफाइन होंगी। वरना तो असल में आप वही होगा कि गलत सीढ़ी जो है वो गलत दीवार से टिकी हुई है, तो आप जितना मर्जी तेज भागने गलत रास्ते में जा रहे हैं। जी, हम टाइम खत्म हो गया हमारा, लेकिन आसिफ आप अनम्यूटेड हैं, तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द टाइम डायनामिक, गो अहेड। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि एब्स्ट्रैक्टिंग का जो टॉपिक है, जी। उससे उससे ऑनवर्ड्स जितने भी टॉपिक्स हैं उनका आपस में जो लिंकेज है विद वन एंड अदर,
वो आप थोड़ा सा बता देंगे? वो एक हायरार्की में एग्जिस्ट कर रहे हैं या क्या? नहीं, इंटरनल प्रोसेसेस में जो हमने किया ना जी, एक तो ये कि इंटरनल प्रोसेसेस से पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि उसमें जो लिंक कर रही है चीज़ वो अब बेसिकली इट इज़ अबाउट आई हैव अ विजन, जिसमें मैंने जो आखिरी टॉपिक है उसमें कि क्रिएटिंग अ विजन फॉर माई सेल्फ। इसके बाद इंटरनल जो प्रोसेसेस हैं उसमें पहला टॉपिक है मेंटल, वो जो डायमेंशन है, मल्टी डायमेंशनल सेल्फ, यानी इसको समझना कि मेरे अंदर ये डायमेंशंस हैं ज़िंदगी की, यानी मेरे फैसले इस तरह होते हैं। अगर मेरा कभी जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वो कमज़ोर पड़ जाए तो प्रॉब्लम क्या होगी, मेरा अगर ऑब्जर्विंग सेंटर कमज़ोर पड़ जाए तो क्या होगी, कंट्रोलिंग सेंटर कमज़ोर पड़ जाए तो क्या होगी। इसके बाद हम आते हैं इस तरफ कि जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वो असल में उसमें किस तरह से डिस्टॉर्शंस पैदा हो जाती हैं। वो है हमारी जो अनकॉन्शियस प्रोक्लिविटीज़ हैं, जिसमें कि एब्स्ट्रैक्टिंग सबसे पहले है, मेंटल पैटर्न, यानी क्या करती हैं ये एब्स्ट्रैक्टिंग भी, मेंटल पैटर्न्स भी, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी, वो क्या करेंगी कि आपको ज़िंदगी की ऑब्जर्वेशन से वो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं जो आपके इन्फॉर्मेशन सेंटर में जा रही है, लेकिन वो असल में डिस्टॉर्टेड है। तो ये उसका कनेक्शन ये बनता है जी कि एब्स्ट्रैक्टिंग जब जब जाएगी, जाहिर है कि मैं एक चीज़ को देखता हूँ तो जो कुछ देखा है वही मेरे इंफॉर्मेशन सेंटर में जाएगा ना, जो कुछ मैंने पढ़ा है वही मेरे इंफॉर्मेशन से। लेकिन अगर वही डिस्टॉर्टेड है तो मेरे इंफॉर्मेशन सेंटर में डिस्टॉर्टेड चीज़ पैदा हो जाएगी, और फिर मैं ये समझूंगा कि ये जो उससे हटके कोई चीज़ देखूंगा तो ये समझूंगा कि ये गलत हो रहा है बात। तो ये इस तरह से कनेक्टेड है जी। आप शायद इस पे कोई माइंड मैप भी बना रहे थे और आपने कहा जी। था कि इसका एक पूरा माइंड मैप, तो जिसमें हमें एक बिग पिक्चर और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिस्टिंक्टली और अपने लिंकेजेस के साथ नजर आएंगे। उस पे कुछ इंशाल्लाह। आपने काम अभी तक तो नहीं कर सका जी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये वापस जाके अगर एक दफ़ा रिमाइंडर कर दे तो मेरा ख्याल है ये 5-7 दिन में, लेट्स नहीं 5-7 दिन तो शायद कम है, इट विल नीड मोर प्रोसेसिंग, उसको माइंड मैप की सूरत में ढालने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। बहरहाल जितनी जल्दी हो सकेगा कर लेंगे जी, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। राइट। सवाल तो और भी हैं लेकिन क्योंकि टाइम खत्म हो गया तो मैं जी एंगेज नहीं चलें करूंगा जी, फर्दर आप। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती जी, एक हफ्ते के बाद। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ जी।